अभी हम लोग लगभग 18 लोग साथ में हैं और सौभाग्य है हमारा, दीपक जी भी साथ में हैं। ये भाई साहब आपको कल मैंने भी बताया था कि ये सैमसंग SM M51 5F ऐसा लिखा हुआ है, उसको एडिट करके आप अपना नाम वहाँ पे लिख दीजिए ताकि ज़्यादा हमारे लिए सहायताप्रद होगा। एक छोटी सी बात है, लिंक में आपने देखा होगा कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को अभी अनम्यूट नहीं कर पाओगे। अगर दीपक जी आपको छोड़ के बता रहा हूँ, आप मत बोलना, बाकी लोगों के लिए न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है क्या पता है? जिनको भी पता है एक बार हैंड राइज कीजिए, हम लोग एक एक करके सबसे सुनेंगे और फिर आखिरी में बात करेंगे कि आखिर कैसे कार्य करती है न्यूरोथेरेपी। लो, अब कोई हैंड राइज भी मत करो यार। सही या गलत कुछ भी होगा, आप बताओगे तो उसमें हो सकता है कुछ सही रहेगा, कुछ गलत होगा, उसका एनालिसिस करके उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन जो भी आपको इस टॉपिक पे पता है कि न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है, इस विषय पे जी राजन जी बताना चाहते हैं। जी अधिकारी साहब बताइए, न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है? जी सर, सुन रहे? जी सर, आवाज आ रही? जी बिल्कुल। जी सर, न्यूरोथेरेपी जो है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सही तरह से मतलब सर्कुलेशन करके, और जो भी ग्लैंड है वो जो ग्लैंड इनएक्टिव हो गया है जो न्यूट्रिशन के अभाव में, तो उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करके जो पर्याप्त जो न्यूट्रिशन है उस ग्लैंड तक पहुंचा के उस ग्लैंड को एक्टिव करके जो भी बीमारी हो उसको ठीक करते हैं। और उसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी एक्टिव करते हैं, जो भी जो दरकार है, जो हमारा केमिकल पर्याप्त में, उसको भी एक्टिव करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इसमें जो आपने बातें बताई है इसमें 70% तक ठीक है, थोड़ा सा और कमी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार ऋतुराज जी से बात कर लेते हैं। ऋतुराज जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। चलिए अभी ऋतुराज जी है नहीं। ये विनोद जी आप कुछ बताना चाहेंगे कि न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है? जी सर, सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। न्यूरोथेरेपी मूलतः पहले जो अभी बोल रहे थे एक सर, उनने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन। दूसरी सर हमारा जो नाभि है इसको मतलब ठीक करके, एसिड अल्कलाइन ठीक करके इस पर जो रक्त प्रवाह है उसको मतलब रोक कर फिर छोड़कर इस तरह से कार्य करती है सर। अच्छा चलिए ठीक है, आपने भी काफ़ी हद तक ये बातें बताई जो पहले साहब ने थोड़ी सी छोड़ दी थी, उसमें कुछ और आपने भी ऐड ऑन करा है। मैं बाकी सभी से बोलता हूँ, रुनु जी हैं, आपने भी हैंड राइज किया है, विक्रमजीत जी हैं, शुभम जी हैं, ये अभी विनोद जी ने और पहले साहब ने जो बातें बताई उसके हिसाब से आगे रुनु मैम आपका क्या सोचना है, न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है? एक बार अनम्यूट हो जाइए।
चलिए, भी हो सकता है रुनु जी कहीं व्यस्त होंगी। वीरेंद्रजीत सिंह जी, एक बार आप बताइए, न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है? सर प्रणाम सबको। नमस्कार जी। सर जी न्यूरोथेरेपी बेसिकली जो प्रिंसिपल है इसका एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करती है जी हमारे शरीर में, पहली बात। दूसरा सर, जो भी हमारी ग्रंथियां हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो जो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक से काम मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, चाहे वो हार्मोन है, चाहे एंजाइम है, चाहे केमिकल है, तो वो अपना स्राव जो है वो ठीक से उनका या कम होगा या ज्यादा होगा। तो वो जब हेल्दी नहीं होते तो वो इस तरह का मतलब होने लगता है शरीर में, कहीं कम कहीं ज्यादा स्राव होता है, जहां मात्रा इसकी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। तो एक तो एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं सर। दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है, ये मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है कि जिस भी ग्रंथि को हमने हेल्दी करना है उसको हम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, तो उसको जो ब्लड में जो हमारे जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब उसको मिलते हैं, तो वो हेल्दी होती है, तो अपना कार्य ठीक से करती है। और दूसरा सर, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं इन पे काम करती हैं जी, जो गुरुजी के द्वारा जो बताई गई जो चिकित्सा है। तो बेसिकली और लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम पे भी काम करती है, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो ग्रोन एरिया में जो आर्मपिट देते हैं, थाइमस है, ये सब जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, इन दोनों पे काम करती है जी। और जिस भी ग्रंथि को जो वीक है, जो प्रॉपर काम नहीं करती, उसको हम ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं तो वो हेल्दी हो जाती है और प्रॉपरली काम करने लग जाती है। और कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से एरिया में पेन है, और ये अगर यहाँ पैन में पेन है तो कौन सा पॉइंट देना है, म्यूकस में है, लीवर में है, सो दैट उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट को बदल सकते हैं सर। जी सर। अच्छा, सपोज मेरे को डायबिटीज है। अब जी सर। डायबिटीज है, इसका मतलब मेरे बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है या जी कम सर। बन रहा है। कहाँ पे जी बनता है सर। ये इंसुलिन? सर पेनक्रियास। पैनक्रियाज में बनता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो कुछ भी कारण हो, हमारे पैनक्रियाज की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है। आपने जब सबसे पहले बताया ना, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करते हैं, तो हम जी अपने सर। जांघों में 6 सेकंड के लिए दोनों जांघों पे दबाते हैं, तो जी। पैनक्रियाज पूरा हाँ एक्टिव हो जी। जाता है। हाँ जी। क्यों? हम जांघों पे दबाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि क्योंकि सर पैनक्रियाज? जो ब्लड का फ्लो है वो 6 सेकंड में पूरी बॉडी में घूमता है जी, तो जब हम उसको 6 सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं तो वो जो ब्लड का फ्लो वहां से रिवर्स हो जाता है, वो पैनक्रियास की तरफ चले जाता है। बिल्कुल जैसे यही। फॉर्मूला में बताए गए हैं, जैसे लीवर पे अगर हम बाजू पे और जांग पे दबाएंगे तो इट मींस कि वो हमें ऐसा मानना ही है, बिकॉज ये प्रूवन है आचार्य जी के द्वारा कि भाई यहाँ दबाएंगे तो ये जो ब्लड का फ्लो है ये लीवर की तरफ जा रहा है जी और मतलब जहां भी हम दबा रहे हैं जी, एज पर फॉर्मूला सर। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभम जी, आप भी सर एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। शुभम जी बताइए, न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है? तो जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि सबसे पहले तो हम एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, और जो हमने भी पढ़ा है कि जैसे जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स कम काम करें किसी कारणवश, तो हम उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ा के उनको ठीक करते हैं, जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो ठीक होती है। मतलब कैसे ब्लड का फ्लो कैसे बढ़ाते हैं? मान लीजिए मेरे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो जी सर। गॉल ब्लैडर के पास ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। अभी आप बाई तो जांग सर पे, हम वो सुनिए, आप बाई जांग पे 3 जगह 6-6 सेकंड के लिए दबा के आप कहते हो कि 1 गॉल हो गया। जी सर। अब मैं तो कहूंगा कि ये 1 राइट ओवरी हो गया। नहीं जब सर। बात करते हैं ना ऑपोजिट की, तो राइट ओवरी के सबसे नजदीक में गॉल है, लेफ्ट ओवरी के जी सबसे सर। नजदीक में स्प्लीन है। जी। तो गॉल वाले पॉइंट को दबाने पे ऐसा ही क्यों होता है कि गॉल ब्लैडर ही एक्टिवेट होता है
और सपोज मान लीजिए किसी का गॉल ब्लैडर है ही नहीं, स्टोन हो गया था, रिमूव कर दिया गया है, तो वैसी कंडीशन में हम किसी को अगर गॉल का पॉइंट देते हैं तो क्या होता है? जैसे जब उसको गॉल ब्लैडर नहीं होता है तो कंसंट्रेटेड बाइल नहीं बनता है, तो जब हम गॉल का पॉइंट देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको थोड़ा सा बेहतर फील होता है। माने क्यों होता है बेहतर फील? सर चलो कोई नहीं, पसीने पसीने छूट गए हमारे। मैं इसीलिए जब ये सेशन हमने स्टार्ट किया था, देखो शुभम जी, जब अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया एकेडमिक एग्जाम हो रहे थे या जल्द आराम के पिलानी में एग्जाम हुए थे, तो आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। जी। अच्छी बात है, जो जहाँ पे है वहाँ पे बैठ के न्यूरोथेरेपी सीख सकता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं होगा, हमारे जलंधर में एक राम गोपाल परिहार जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि न्यूरोथेरेपी अगर ठीक ठाक सीखना है, काम चलाऊ, तो भी 1.5 साल आपको देने पड़ेंगे। 1.5 साल पढ़ने के लिए नहीं, आप 1 साल पढ़ो, एग्जाम दो, लेकिन जो अगला 6 महीना होता है ना, इंटर्नशिप वाला सर, हाँ, वो सीखने का होता है। अभी जब मैं 2003 में जुलाई महीने में वहां से निकला था आश्रम से, तो निकलने के टाइम में मैंने कहा कि अब 4 महीने, हम लोग जब गए थे वहां पे, तो वहां पे गुरुजी का कोर्स होता था 4 महीने का। 4 महीने में बहुत सारा सीखा हमने, और जितना सीखा उससे ज्यादा बुक्स मिल गए कि ये सब पढ़ना है। तो मेरे को लगा घर जाके पढ़ना ही है, क्यों ना यहीं पढ़ूं। तो मैंने कहा कि सर गुरुजी मैं यहीं पे रह के पढ़ूंगा, आगे जो भी आएंगे उनको सिखाऊंगा भी। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट न्यूरोथेरेपी में जाने के पहले ही 3 दिन पहले मैं 1 दिसंबर 2002 को न्यूरोथेरेपी में गया था, और 28 नवंबर 2002 को मेरा ब्याह हुआ था। तो जब मैं आश्रम में गया तो हमेशा श्रीमती जी का चिट्ठी आता था, और चिट्ठी वहाँ सूर्यमाल में तो पहुँचता नहीं था, बैंड्रा सेंटर में जाता था। तो गुरुजी जब शुक्रवार को आते थे तो लेके आते थे, मुझे देते थे पढ़ने के लिए, और हर चिट्ठी के लास्ट में यही, कब आओगे। तो मैंने जब गुरुजी को बोला कि ये जब किताबें पढ़नी है तो मैं यहीं पर रह के पढ़ूं, तो उन्होंने वही दिखाया मेरे को कि देखो पहले तो ये जिम्मेदारी जरूरी है, कब आओगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी और कैसे सीखूं। जी सर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कुंदन तुम 9 नंबर बैच में आए हो, तुमसे पहले 8 बैच और भी हो चुके हैं। हर बैच में कम से कम 10, 15, 20, 25 जो भी लोग होते होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो कार्यरत हैं। उन लोगों के साथ रहो और वहां से सीखने का प्रयास करो। मैंने 2003 में न्यूरोथेरेपी कोर्स कंप्लीट किया, और 2015 में मैं और मेरी श्रीमती जी अर्चना जी, हम लोगों ने मिल करके पहली बार 2015 में राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के पास भिवाड़ी में सेंटर स्टार्ट किया। और सेंटर स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी ने जो बातें बताई थी ना, सही में हम अगर किसी हेल्थ सेक्टर में हैं तो हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। अब नया सीखेंगे कहाँ से? तो गुरुजी के बाद अगर सही बात बताऊं तो मैंने सबसे ज्यादा सीखा है अजय गांधी जी से, सबसे ज्यादा। हमारे भी सर मतलब सर हैं अभी भी। उसके बाद जब वहां से पंजाब से फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद फिर मैं आरोग्य पीठ में आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी के साथ सीखा। हाँ, उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो मेरे को नहीं ठीक लगी,
मेरे को जी सर। अभी जैसे जब लॉकडाउन हुआ था ना 2020 का, तो जी 2020 में जनवरी में जयपुर में जी सर। अपना ऑल ओवर जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनका एक सेशंस होने वाला था 3 दिन का। और जी सर। ये सेशंस का ऑर्गेनाइजेशन किया था राजपाल जी ने। और राजपाल जी के जो भाई साहब थे पप्पू जी, वो मेरे साथ वहीं दिल्ली आरोग्य पीठ में थे। तो मैं, पप्पू जी और एक और थे अक्षय त्यागी जी, हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि वहाँ पे जाना है। अब हमारे पास सूचना आई कि वहाँ पे जो जाएगा हमारे साथ कोई भी संपर्क नहीं रखेगा, तो बहुत सारे लोग नहीं गए, लेकिन मैं तो गया। और उसके बाद आज तक मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि संपर्क रखूं, क्योंकि जब मेरी हरकतें ही आपको पसंद नहीं है तो मैं कहाँ से आपको पसंद आऊंगा, ये वाली बात थी। तो चलो कोई बात नहीं। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं और आज भी सभी लोगों के लिए कहता हूं कि ज्ञान किसी एक इंसान की बपौती नहीं है। जी सर। मतलब ऐसा इस पूरे दुनिया में कोई भी एक बंदा नहीं है गुरुजी के बाद जो कह सके कि हाँ सबसे बढ़िया मैं ही न्यूरोथेरेपी सिखाता हूँ। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिन्होंने भी गुरुजी के पास से न्यूरोथेरेपी सीखा है वो बहुत अच्छी तरीके से न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं। अब उसमें हमें बाधा नहीं बननी चाहिए कि हाँ इनके पास सीखो, इनके पास मत जाओ, उनके पास जाओ, इनके पास मत जाओ। मैं सभी लोगों के संपर्क में रहता हूँ, आप सभी को भी कहता हूँ कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट बनो। तो अभी फिर वो ये सारी बातें तो हो गई, अभी बात जो हम लोग कर रहे थे कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। चलो आप सभी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। एक बार देखूं और कोई है जिनसे मैं पूछूं। संतोष आनंद जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? चलो कोई नहीं। एक बात जो आप सभी लोगों ने बताई कि जब कोई ऑर्गन या जब कोई ग्लैंड कम या ज़्यादा काम करने लगता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तो सपोज जैसे मेरे को डायबिटीज़ हो गया, इसका मतलब मेरा पैनक्रियास जो है ये इंसुलिन कम बना रहा है। तो अगर इंसुलिन कम बना रहा है मतलब उसके पास ब्लड का सर्कुलेशन कम जा रहा है। तो क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण मेरे पैनक्रियास में ब्लड का सर्कुलेशन कम जा रहा है? ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं? सभी से ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसा नहीं शुभम जी से। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मेरे पैनक्रियास की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम जा रहा है? बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या पॉइंट देंगे, वो तो बात की बात है। अभी कॉज के ऊपर बात करते हैं कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिस कारण पैनक्रियास की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम जा रहा है। ओ हेलो, किसी को नहीं पता है? गुरुजी की लिखी हुई बुक पढ़ा करो, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है। अभी भी नहीं याद आ रहा है। अनिल जी, अनिल जी को भी नहीं याद आ रहा है, इमरान को भी नहीं याद आ रहा है। झुमुर मैम, प्रमोद जी, अच्छा सही में ये किसी ने नहीं पढ़ा है कि अगर मेरा पैनक्रियास कम काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है? तो उधर ब्लड का सर्कुलेशन कम जा रहा है। क्यों जा रहा है ये कभी किसी ने नहीं पढ़ा।
नहीं, अगर ऐसे चुप रहे तो मैं भी चुप रहता हूँ 1 घंटे, दोनों मिलके चुप रहते हैं ना। अकेले आप लोग चुप रहेंगे, मैं बोलता रहूं, तो फिर ये कोई कॉलेज का लेक्चर थोड़े चल रहा है कि मैं सिखाते रहूंगा, आप बताते रहोगे। हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ इमरान जी, बताइए, ऐसा क्या होता है कि हमारे पैनक्रियास की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जा रहा है? जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि ब्लड की न्यूरोथेरेपी वर्क कैसे करती है। न्यूरोथेरेपी में सर एक तो जैसे कि हम लोग नेवल को सेंटर मान के चलते हैं बॉडी का, ठीक है। दूसरा ये है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग डाइजेशन अगर सही नहीं करेंगे पेशेंट का, तो जो भी जरूरी जो भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए जिससे कि सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, सारे केमिकल बन रहे हैं, तो वो चीजें प्रॉपर नहीं बनेंगी। जब वो प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं बनेंगी और सही टाइम पे सही जगह पर नहीं पहुंचेंगी, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए सबसे मेन है कि हमको उसका डाइजेशन सबसे पहले वो करना होता है कि अगर उसका हम डाइजेशन अगर उसका प्रॉपर है, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर है, तो उसकी बॉडी में बहुत सी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो अगर ब्लड की सप्लाई वगैरह जो अगर स्लो डाउन हो रही है, तो उसका रीजन भी डाइजेशन से रिलेटेड है। कि अगर डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आएगी। कि मतलब कि जो चीज सही टाइम पे बननी चाहिए, जो केमिकल चाहिए जिस समय पर जिस जगह पर, वो उस समय पर नहीं पहुंच रहा है, या कोई चीज बहुत ज्यादा बनती तो जिसमें हाइपो और हाइपर हो जाती है। तो आई थिंक सर ये चीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम हेलो। डाइजेशन ठीक कर दें तो डाइजेशन को खाली ठीक नहीं करना, बट डाइजेशन जो है वो एक मेजर फैक्टर है। किसी भी उसको अगर हम लोग ठीक कर रहे हैं, तो मेजर फैक्टर डाइजेशन जरूरी है। क्योंकि डाइजेशन अगर प्रॉपर स्तर नहीं होगा, तो जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो तो हमें फूड से ही मिल रहा है, वो बाहर से ही मिलेगा। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सही से अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हाँ, ये एक बात आपने बहुत इंसुलिन नहीं बनेगा। बढ़िया बात बताई। इसी तरीके से अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा सर। जी जी सर। कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि उसने बंदे ने अच्छे से चबाया नहीं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, टाइलिन मिला ही नहीं, स्लाइवरी एमाइलेज। अच्छा, बंदे ने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ नहीं। राइट। या बंदा खाना खाने के बाद तुरंत जल्दी जल्दी खाना, अगर खाना वो सही से चबा के नहीं खाएंगे, तो वो जो है खाने को भी डाइजेस्ट करने का काम तो पैनक्रियास को करना पड़ता है। ये आपने बताया भी था। तो जब पैनक्रियास को लोड ज्यादा होगा, जब जैसे जो डायबिटीज पेशेंट होता है, वो उसका ये है कि वो बहुत जल्दी खाना खाता है, मतलब वो खाने को चबाता नहीं है। बिल्कुल जब बिल्कुल। टाइम मिलेगा नहीं, तो सर जब डाइजेशन प्रोसेस उसके मुंह से नहीं शुरू, तो सारा बोझ पैनक्रियास पे, पैनक्रियास एक दिन संभाल लेगा, 2 दिन संभाल, फिर बाद में वो भी हाथ खड़े करते करते भैया तुम ही देखो जाओ। बिल्कुल। ये देखिए, उसी वजह से सर ये होता है। इमरान जी ने जो अभी बात बताई सही बात है। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए मेरे को और इमरान जी को दोनों को नियुक्त किया गया है कि कुंदन सर आधा काम आप कर देना, आधा काम इमरान जी करेंगे, और मेरे को जो आधा काम करना था मैंने किया ही नहीं, तो अभी क्या होगा, इमरान जी को पूरा काम करना पड़ेगा। 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, 5 दिन कर देंगे, कितने दिन करेंगे, पूरी जिंदगी भर थोड़े करेंगे मेरे हिस्से का काम। वो 1 दिन वो भी हाथ खड़े कर देंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बता रहा हूं, ये अभी जो हम लोग डिस्कशन करते इससे हटके है, कि कोई भी बंदा अगर डायबिटीज का पेशेंट है, समझ जाइए कि उसने 10 साल 15 साल 20 साल अपने शरीर के साथ बहुत अत्याचार किया। अत्याचार क्या किया है, मतलब जो भी दिखा सीधा मुंह में और उसके बाद पेट में, बीच में कुछ नहीं करना है। रसगुल्ला मुंह में डाला और सीधा पेट में। अब यार कुछ काम स्लाइवरी एमाइलेज को करना था, उसने तो किया नहीं, अब सारा काम पैनक्रियाटिक एमाइलेज पे चला गया। तो कितने दिन काम करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने, उसके बाद एक दिन ना एक दिन वो हाथ खड़े कर देगा और बंदे को डायबिटीज हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, जो भी डायबिटीज का बंदा आपके पास आता है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उनको बोलिए कि खाना खा के गाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है, खाना आराम से खाओ। आप चाहे जितना भी
62 फिंगर पेन, 18 NNS पेन, 10 पेन मल्टीप्लाइड 3 दे दो, न्यू जीन्स फार्मूला दे दो, किडनी क्लियर दे दो, एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट दे दो, ये कर दो वो कर दो। जब तक वो अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे तब तक उनका डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। मैंने कई बार सेशन भी कराया है कि रिवर्स योर डायबिटीज इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर डायबिटीज, PCOS, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाई बीपी, किडनी फेलियर, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम 90 दिन में ठीक कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन में ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बताऊंगा और आप करो चाहे नहीं करो। 90 दिन समझ लो कि आप जंगल में चले गए हो तपस्या करने के लिए, जो मैं बताऊंगा वही खाना है, जिस टाइम में बताऊंगा वो उसी टाइम में खाना है, तभी हो सकता है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है जिंदगी भर दवाइयां खाओ। तो खैर ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी अभी जो बात अटकी थी हमारी, न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है। हमें तो ये पता चल गया कि चलो किसी कारण से इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन नहीं बनने का कारण एक तो हो गया कि बंदा चबा नहीं रहा है, तो इंसुलिन बन रहा है। ऐसा नहीं है, इंसुलिन तो बन रहा है। इंसुलिन से क्या मतलब है चबाने नहीं चबाने का। पेनक्रियास का आप सभी को पता होगा 3 एंजाइम बनते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और लाइपेज। एक केमिकल बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और 3 हार्मोन बनते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ये 7 केमिकल्स है। अभी हम चबाएंगे नहीं चबाएंगे इसका इफेक्ट तो एमाइलेज के ऊपर पड़ेगा। ये इंसुलिन के ऊपर कहां से पंगा आ गया यार। इंसुलिन क्यों ऐसा कर दिया, क्यों इंसुलिन नहीं बन रहा है? क्या हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं इसके कारण? अभी हमने थ्योरेटिकली समझा कि जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट सही से पचेगा ही नहीं तो ग्लूकोज बने नहीं, जब ग्लूकोज नहीं प्रॉपर बने तो इंसुलिन भी प्रॉपर नहीं बनेगा सर। इस मात्रा में चाहिए उतनी नहीं बनेगी इंसुलिन फिर। एक एंगल से तो जब कार्बोहाइड्रेट सर डाइजेस्ट होगा तभी तो सर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ही तो फिर वो इंसुलिन में सर बनेगा। हाँ तो ठीक है, आज मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, मेरे अंदर ना तो पैनक्रियाटिक स्लाइवरी एमाइलेज ने काम किया, ना तो इंसुलिन ने काम किया। और लेकिन कल मैंने ठीक ठाक खाया तो क्या मैं डायबिटिक हूं? आज शुगर लेवल मेरा बढ़ गया था, कल तो ठीक है। तब डायबिटिक थोड़ी होंगे, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। हाँ तो न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है इसके ऊपर कुछ बातों को समझना में जो 6 सेकंड का हम लोग प्रेशर देते हैं उसका भी सर वो रहता है, मैं 6 सेकंड का ही प्रेशर इसलिए देते हैं, 6 सेकंड के बाद जब उसको रिलीज करते हैं तो प्रेशर वहां तक इमरान, अभी आप डिप्लोमा कोर्स कर चुके हो, आपको 6 सेकंड और क्लाइंबर्स सिंड्रोम सब पता है, तो वो सब अभी बात नहीं हो रही। अभी बात हो रही कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। वो 6 सेकंड और वो सब की बातें अभी रहने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, क्या ऐसा होता है जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो सिंपल सी एक बात, जैसे अभी आप सभी लोगों ने बताया, इमरान जी ने बताया, खाना जल्दी जल्दी खाएंगे तो स्लाइवरी एमाइलेज काम नहीं कर रहा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज को बहुत ज्यादा काम करेगा। पैनक्रियाज हाथ खड़े कर देगा कि अब मैं एमाइलेज नहीं बनाऊंगा। लेकिन पैनक्रियाज ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इंसुलिन नहीं बनाऊंगा, उसने कहा कि मैं एमाइलेज नहीं बनाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट पचेगा नहीं ठीक तरीके से, कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व होने के बाद फ्रुक्टोज बनता है और फिर बाद में जाकर के सेकेंड टाइम जब वो डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज बनता है। तो फ्रुक्टोज बनाने वाला काम तो किया ही नहीं मुंह ने, सीधा पेट में भेज दिया। तो पैनक्रियास क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को फ्रुक्टोज में बना दिया। अब उसको ग्लूकोज में कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, तो वो फ्रुक्टोज बन के घूमता रहेगा। हालांकि फ्रुक्टोज से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, ग्लूकोज से बढ़ता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ग्लूकोज बन रहा है हमारे बॉडी के अंदर। अभी ये ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए जो इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है, ये मेरे को जानना है। इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है? इंसुलिन इसलिए नहीं बन रहा है, इसमें 2 तरह की चीजें आती है।
पहला होता है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज मतलब ऐसी कोई रक्त नलिका जो पैनक्रियाज की तरफ खून को लेके जाती है या पैनक्रियाज से खून को लेके आती है। इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में कोई क्लॉट बन गया है तो पैनक्रियाज की तरफ जितना ब्लड का सर्कुलेशन जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। सबसे पहला और बेसिक बात तो ये हो गई। दूसरा बात कि अगर ब्लड वहां पहुंच रहा है, वापस भी आ रहा है, फिर भी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि इस पूरे फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जितने सारे और भी केमिकल्स को काम करना था वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से केमिकल हैं उसके अंदर घुसेंगे तो पूरा एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ेगा। तो उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, बट हाँ यही दो कारण होते हैं जिसके कारण पैनक्रियाज के पास ब्लड का सर्कुलेशन पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।